Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we had discussed about the power factor and the methods of power factor improvement. लास्ट क्लास में हमने पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था और डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे कि लो पावर फैक्टर को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिस्कस किया था कि जब हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. टुडे we will discuss about the supply systems, and this is actually chapter number 7. Actually, we know that with the passage of time our demand is increasing, or electrical demand is increasing. टाइम के साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिमांड है वो इंक्रीज होता रहता है। अब उसी इंक्रीज डिमांड को हम किस तरह कोप करते हैं कि हम पावर स्टेशंस बनाते हैं, डिफरेंट पावर स्टेशंस बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें पता है कि हम जब पावर स्टेशन बनाते हैं तो उसके लिए एक फेवरेबल या सुटेबल प्लेस सेलेक्ट करते हैं। लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं तो उसके लिए एक ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं जहां पे पानी ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्टीम पावर स्टेशन कि जब हम एक थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन बनाते हैं तो थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन हम उसी जगह पे बनाते हैं जहां पानी ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो और जहां पे कोल अवेलेबल हो और जहां पे रेल और रोड सिस्टम अवेलेबल हो। So, to cope with increased demand, we built powerhouses. लेकिन चूंकि पावर हाउसेस कंज्यूमर से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, दूर होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो पावर या जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम डिलीवर करते हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स बाय मींस ऑफ द ट्रांसमिशन एंड distribution system. So in this chapter we will be focusing on the various aspects of the transmission system. So let's first discuss what is electric supply system. कि electric supply system क्या होता है। So the conveyance of electric power from a power station to consumers premises is known as electric supply system. कि हम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसी पावर को किस तरह हम कंज्यूमर्स की तरफ या कंज्यूमर्स को डिलीवर करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली आवर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। एन इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स: द पावर स्टेशन, द ट्रांसमिशन लाइन्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। So we have the power station, the transmission lines and the distribution system. Electric power is actually produced at the power stations which are located at favorable places, generally quite away from the consumers. जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं वो कंज्यूमर से चूँकि काफ़ी दूर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि पावर को फिर ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होता है वो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होता है और फिर उसी पावर को हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर्स की तरफ डिलीवर करते हैं। सो दिस डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर from a power station to the consumer's premises is actually known as electric supply system. अब इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम हमारे पास
डीसी सिस्टम भी हो सकता है और एसी सिस्टम भी हो सकता है. Electric supply system may be a DC or AC system, and the second category is it may be an overhead or underground system. अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं. 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम हम जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं. वी यूज 3 फेज 3 वायर AC system for the generation and transmission of electrical power due to economical purposes. सही है. और जो हमारा सिस्टम है वो ओवरहेड सिस्टम है, बिकॉज अंडरग्राउंड सिस्टम इज मच एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम, तो हम ओवरहेड सिस्टम यूज कर रहे हैं. Nowadays, 3 फेज 3 वायर AC system is generally adopted for generation and transmission of electrical power as an economical proposition. However, distribution of electric power is done by 3 फेज 4 वायर AC system. ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि हम जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम यूज करते हैं. बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए हम 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम यूज करते हैं. 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स को सिंगल फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है और 3 फेज सप्लाई की भी जरूरत होती है. तो इसलिए हम 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम हम यूज करते हैं, क्योंकि 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम में हमारे पास न्यूट्रल होता है. 3 हमारे पास फेजेस होती हैं और एक हमारे पास न्यूट्रल होता है. ये डिफरेंट सिस्टम्स है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. लाइक वी हैव 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम, वी हैव सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर AC सिस्टम, वी हैव 3 फेज 4 वायर AC systems. So we have different systems. So हम जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम यूज करते हैं, और जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए हम 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम यूज करते हैं. And the underground system is much expensive, more expensive than overhead system. Therefore, in our country, overhead system is mostly adopted for transmission and distribution of electrical power. Now, what is typical AC power supply scheme? Typical AC power supply scheme क्या होता है? We know that we have the power stations and we have the consumers. तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय लार्ज नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स. So the large network of conductors between the power station and the consumers can broadly be divided into 2 parts. So we have the transmission system and we have the distribution system. अब जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लाइक वी हैव द प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड वी हैव द सेकेंडरी ट्रांसमिशन. सिमिलरली वी हैव द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. This is actually the layout of a typical AC power supply scheme. सही है, जिसको हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो अगर आप इसी लेआउट को देख लें, सो GS actually represents the generating station. ये हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन है. ये हमारे पास एक AC 3 फेज AC जनरेटर है. We have the generating station, we have the primary transmission, we have the secondary transmission, we have the primary distribution, we have the secondary distribution and the consumers. अब असल में हम क्या करते हैं? पावर स्टेशन में या जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास यूनिट्स होते हैं, हमारे पास जनरेटर्स होती हैं, हमारे पास 3 फेज AC जनरेटर्स होती हैं जो पैरेलल में ऑपरेट करती हैं. सही है. तो हम क्या करते हैं? that by means of generators हम इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं. सही है. लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक खास वोल्टेज पे हम प्रोड्यूस करते हैं.
सही है। और फिर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो जिस वोल्टेज पे हम पावर जनरेट करते हैं वो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं होता, बल्कि जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो पावर को हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। पावर को हम हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट करते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द जनरेटिंग स्टेशन। In the above figure, GS represents the generating station, where electric power is produced by three-phase alternators operating in parallel. The usual generation voltage is 11 kV for economy. In the transmission of electric power, the generation voltage is stepped up to 132 kV or more at the generating station with the help of three-phase transformers. The transmission of electric power at high voltages has several advantages, including the saving of conductor material and high transmission efficiency. हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं एक खास वोल्टेज लेवल पे। लेट्स सपोज दैट वोल्टेज लेवल इज 11 kV। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं वो हम 11 kV पे जनरेट करें। The electrical power may be generated at 6.6 kV, it may be generated at 18 kV, it may be generated at 25 kV. So the normal range is from 6.6 kV to 33 kV, 25 kV or 33 kV. So this is the normal range. इसी वोल्टेज लेवल पे हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। फिर जनरेशन के बाद हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं। बट इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने से पहले हम क्या करते हैं? वोल्टेज लेवल इंक्रीज करते हैं। पावर का जो वोल्टेज लेवल है उसको हम इंक्रीज करते हैं बाय मींस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स। एंड पावर ट्रांसफार्मर्स आर एक्चुअली द थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। सो याद रखिए कि हर एक पावर स्टेशन का अपना एक स्विच यार्ड होता है, अपना एक सबस्टेशन होता है। सबस्टेशन क्या होता है ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कि हर एक पावर हाउस का अपना एक सबस्टेशन होता है। सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर्स लगी होती है, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, आइसोलेटर्स, अर्थ स्विचेस। सो वी हैव different switch gear and protection। we have different switch gear जो पावर स्टेशन जो स्विच यार्ड पे लगा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब पावर को जनरेट करते हैं एक खास वोल्टेज लेवल पे, सो दैट इज 11 kV। यहाँ पे हमने 11 kV एग्जांपल ले लिया। तो फिर हम क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन से पहले इसी 11 kV वोल्टेज को हम स्टिप अप करते हैं by means of three phase transformers। so यहाँ पे जो ट्रांसमिशन वोल्टेज लिया हुआ है that is 132 kV। सही है। पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन वोल्टेज से जिस पे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं that is 132 kV, 220 kV and 500 kV। सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम वोल्टेज लेवल को क्यों बढ़ाते हैं? पावर तो हमारे पास कांस्टेंट है। जो पावर स्टेशन होता है वो एक कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करता है। पावर हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज लेवल है वो हम चेंज करते हैं, वो हम इंक्रीज करते हैं, वो हम रेस करते हैं। तो वोल्टेज लेवल को हम क्यों चेंज करते हैं? वोल्टेज लेवल को हम क्यों बढ़ाते हैं? वो इसलिए बढ़ाते हैं कि पावर हमारे पास कांस्टेंट है, तो जब हम वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं तो हमारा करंट लेवल रिड्यूस कर जाता है, हमारा करंट लेवल कम हो जाता है बिकॉज वी हैव द कांस्टेंट पावर। सही है। तो जब हम वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली करंट रिड्यूस कर जाएगा। जब करंट रिड्यूस कर जाएगा तो जो कंडक्टर का साइज होता है वो रिड्यूस कर जाता है बिकॉज द साइज ऑफ कंडक्टर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। तो जब करंट रिड्यूस होगा तो कंडक्टर साइज रिड्यूस होगा। जब कंडक्टर साइज रिड्यूस होगा तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर विल गेट रिड्यूस्ड। एक ये एडवांटेज है कि हम ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं। दूसरा एडवांटेज जो है दैट इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किस तरह बढ़ती है कि जब करंट लेवल रिड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो पावर लॉसेस है वो रिड्यूस करती है, या कॉपर लॉसेस, या जिनको हम I2R लॉसेस कहते हैं। सही है।
जब करंट रिड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली आई स्क्वायर आर लॉसेज विल गेट रिड्यूस्ड, और जब आई स्क्वायर आर लॉसेज रिड्यूस कर जाएंगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, एफिशिएंसी हाई हो जाती है। सो हम ट्रांसमिशन हाई वोल्टेजेस पे इसलिए करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूस कर जाता है, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल एंड हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इसलिए बढ़ जाती है कि लॉसेस रिड्यूस कर जाते हैं, बिकॉज आवर पावर इज कांस्टेंट, सो व्हेन वी इंक्रीज द voltage level or current will get reduced. So when current reduces, the power losses will get reduced. So we have the generating station जहाँ पे हम power produce करते हैं, and the generating voltage जिस voltage level पे हम power generate करते हैं, that is 11 kV. So generating station के साथ एक सबस्टेशन लगा होता है या अपना एक स्विच यार्ड होता है जहाँ पे ये पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है। दिस इज एक्चुअली द 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी वोल्टेज है 11 kV और जिसका सेकेंडरी वोल्टेज है 132 kV। सो पावर कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज लेवल पावर का इंक्रीज कर लेते हैं और फिर उसी पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं विद दैट हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। सो जब हम पावर को हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट विल बी द प्राइमरी ट्रांसमिशन। जब हम पावर को 132 kV पे ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, सो दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी ट्रांसमिशन। देन दैट पावर इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग स्टेशन। तो रिसीविंग स्टेशन पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर लगा होता है, और इसका काम क्या होता है कि इसी ट्रांसमिशन वोल्टेज को रिड्यूस कर ले। सो दिस ट्रांसफार्मर इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू 33 kV। इट मींस दैट प्राइमरी पे हमारे पास 132 kV वोल्टेज होगा और सेकेंडरी पे 33 kV वोल्टेज होगा। सो वी हैव द रिसीविंग स्टेशन एंड आफ्टर दैट पावर हम ट्रांसमिट करते हैं 33 kV पे। तो जब पावर हम 33 kV पे ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली द सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद वी हैव द पावर इज रिसीव्ड बाय द सबस्टेशन। यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि वोल्टेज लेवल को फर्दर रिड्यूस कर लेता है। इट मींस दैट द प्राइमरी वोल्टेज इज 33 kV एंड द सेकेंडरी वोल्टेज इज 11 kV। सही है। तो फिर जब हम पावर को 11 kV पे आगे डिलीवर करते हैं, सो दैट विल बी द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जो आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। वो क्या काम करता है कि 11 kV वोल्टेज को रिड्यूस कर लेता है 400 वोल्ट्स में। सही है। तो फिर जब हम पावर को 400 वोल्ट्स पे डिलीवर करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ सबस्टेशन? A substation is an apparatus that changes the characteristic of electric supply. Now, what are the characteristics of electric supply? Characteristics में frequency आती है, voltage level आता है, power factor आता है, conversion from AC to DC. So these are all actually the characteristics of electric supply. So transformer के जितने भी यहाँ पे transformers लगे हुए हैं, ये असल में क्या काम कर रहा है? ये असल में जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज कर रहा है। असल में ये वोल्टेज लेवल चेंज कर रहा है, एंड वोल्टेज लेवल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। सो दिस इज एक्चुअली अ सबस्टेशन। ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए, सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबस्टेशंस होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। पावर फैक्टर सबस्टेशंस होते हैं जो पावर फैक्टर को चेंज करते हैं। कन्वर्टर सबस्टेशंस होती हैं जो AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है। सो वी हैव डिफरेंट सबस्टेशंस। सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम और टिपिकल लेआउट ऑफ एन AC पावर सप्लाई स्कीम। सो वी हैव द जनरेटिंग स्टेशन। इसके बाद ये
ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन. सो द इलेक्ट्रिक पावर एट 132 kV is transmitted by three-phase, three-wire overhead system to the outskirts of the city. This forms the primary transmission. हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं और फिर उसी पावर का जो वोल्टेज लेवल है वो हम इंक्रीज करते हैं. सो 11 kV से हमने इंक्रीज कर लिया 132 kV तक. अब जब हम 132 kV पे पावर ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली द प्राइमरी ट्रांसमिशन. अगर हम 220 kV तक वोल्टेज लेवल इंक्रीज करते हैं, सो जब पावर हम 220 kV पे ट्रांसमिट कर लेंगे, सो दैट विल बी द प्राइमरी ट्रांसमिशन. इसी तरह जब हम 500 kV पे पावर ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट विल बी द प्राइमरी ट्रांसमिशन. और प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए हम थ्री फेज थ्री वायर ओवरहेड सिस्टम यूज करते हैं. क्योंकि ट्रांसमिशन में कोई न्यूट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम थ्री फेज थ्री वायर ओवरहेड सिस्टम यूज करते हैं. उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन. सो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन वो टर्मिनेट हो जाता है रिसीविंग स्टेशन पे, विच यूजुअली लाइज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. तो रिसीविंग स्टेशन पे भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो 132 kV या 220 kV या 500 kV वोल्टेज लेवल को डिक्रीज कर लेता है टू 233 kV और 66 kV. फिर 33 kV या 66 kV पे हम जब ट्रांसमिशन करते हैं, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन. At the receiving station, the voltage is reduced to 33 kV by step-down transformers. From this station, electric power is transmitted at 33 kV by three-phase, three-wire overhead system to various substations located at the strategic points in the city. This forms the secondary transmission. एक बात डिस्कस करना मैं भूल गया कि हम वोल्टेज तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है. मतलब वोल्टेज की भी एक लिमिट है, इसको हम एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं. डिजायरेबल तो ये है कि हम वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर ले तो करंट बहुत कम हो जाएगा, तो कंडक्टर साइज भी रिड्यूस कर जाएगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर जाएगी. बट रिमेंबर दैट जब हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं, हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो जाहिर बात है वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. तो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, उसी के हिसाब से हम पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे. तो जब हम बड़ा पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है. दूसरी बात यह है कि पावर ट्रांसफार्मर्स के साथ साथ हम सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं, आइसोलेटर्स लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है. सही है. और जो मेन रीजन है, एक्चुअली इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज लेवल. तो जितना हम वोल्टेज लेवल इंक्रीज करेंगे, उसी के हिसाब से हम इंसुलेशन भी इंक्रीज करेंगे. लाइक अगर आपने ट्रांसमिशन सिस्टम देखा हुआ हो, तो हम ट्रांसमिशन पोल्स यूज करते हैं. जब कंडक्टर हम ट्रांसमिशन पोल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो थ्रू हम इंसुलेटर्स कनेक्ट करते हैं. तो अगर हम 500 kV ट्रांसमिशन लाइन देख लें, या 220 kV ट्रांसमिशन लाइन देख लें, या 132 kV ट्रांसमिशन लाइन देख लें, सही है, तो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए कम इंसुलेशन हुई होती है एज कम्पेयर टू 220 kV लाइन एंड 500 kV लाइन. तो जितना हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से इंसुलेशन भी हम बढ़ाएंगे. सो देयर इज अ लिमिट टू द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज. क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इंसुलेशन कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है. सो देयर इज अ लिमिट. Now we have the primary distribution. What is actually the primary distribution? The secondary transmission line terminates at the substation, where voltage is reduced from 33 kV to 11 kV. Three phase, three wire. उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है फ्रॉम 33 kV टू 11 kV. तो उसके बाद प्राइमरी
डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द 3 वायर सिस्टम जो आपकी सिटीज में होता है, जो 11 केवी फीडर होता है. दैट इज एक्चुअली द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. 11 केवी फीडर्स आते हैं, 11 केवी लाइंस आते हैं जो रोड के साथ साथ चलती हैं. सो दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं. सो उसी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. उसका काम क्या होता है कि वो वोल्टेज लेवल को और रिड्यूस कर लेता है फ्रॉम 11 केवी टू 400 वोल्ट्स. लेकिन जो हमारे पास बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं, हम ज़्यादातर ये भी करते हैं कि 11 केवी सेपरेट फीडर्स उनको दे देते हैं. तो हर एक जो बड़े कंज्यूमर्स होते हैं उनका अपना एक सबस्टेशन होता है. सो वो खुद से 11 केवी फीडर को हैंडल करते हैं. मतलब उनके साथ अपने ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, अपना स्विच गियर लगा होता है, अपना प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी होती है. सो 11 केवी फीडर वो खुद हैंडल करते हैं. और वो क्यों हैंडल करते हैं? क्योंकि वो खुद वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि उनको 3 फेज सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है और उनको सिंगल फेज सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है. सो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि वो अपना अलग से 11 की फीडर ले लेते हैं. So it may be noted that big consumers are generally supplied power at 11 kV for further handling with their own substations. So this is actually primary distribution. And what is a secondary distribution? के 11 kV लाइन्स आती हैं, सही है. तो आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, जो वोल्टेज को फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं. जब वोल्टेज को रिड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद जो सिस्टम होता है, दैट इज एक्चुअली द 3 फेज 4 वायर सिस्टम. 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितने भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं या उसके अलावा जो कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं, उनको सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है. कुछ कंज्यूमर्स को 3 फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स को सिंगल फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है. अब सिंगल फेज सप्लाई हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास न्यूट्रल अवेलेबल हो. तो इसलिए हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं. 3 फेज 4 वायर सिस्टम में हमारे पास 3 फेज होती है, सही है, और एक न्यूट्रल होता है. तो अगर आप घरों के पास देख लें तो जो लाइन आई होती है वो 4 लाइंस होती है. उनमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है. तो अगर हम सिंगल फेज सप्लाई लेना चाहते हैं तो हम एक फेज और एक न्यूट्रल से सप्लाई ले लेते हैं. और अगर हम 2 फेज या 3 फेज सप्लाई लेना चाहते हैं तो हम 3 फेज सप्लाई ले लेते हैं. सो द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 kV line is actually the primary distribution line is delivered to the distribution substations. These substations are located near the consumer localities and strip down the voltage to 400 volts. 400 3-phase 4-wire for secondary distribution. The voltage between any two phases is 400 volts and between any phase and neutral is 230 volts. सही है. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको सिंगल फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है और उनको 3 फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, सही है. तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम से हम 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं. द सिंगल फेज रेजिडेंशियल लाइटनिंग लोड इज कनेक्टेड बिटवीन एनी वन फेज एंड न्यूट्रल. क्योंकि जो रेजिडेंशियल लाइटनिंग लोड होता है उसको सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है. वेयर इज 3 फेज 400 volts motor load is connected across 3 फेज lines directly. जो 3 फेज लोड होता है उसको 3 फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं. अच्छा, याद रखें कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली, उससे हम डायरेक्टली लोड को सप्लाई नहीं देते, बल्कि अगर आप देख लें तो आप सर्विस लाइंस के थ्रू या सर्विस मेंस के थ्रू आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई लेते हैं. मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है, सही है, और हर एक घर का अपना एक मीटर लगा होता है, सही है, जो सर्विस मेंस के साथ कनेक्ट होता है. तो डिस्ट्रीब्यूटर से हम सर्विस मैन के थ्रू सप्लाई लेते हैं. सो remember that we take the supply from the distributors or from the feeders from the distributors through the service means. It may be worthwhile to mention here that secondary distribution system
consists of feeders, distributors, and servicemen. Figure shows the elements of low voltage distribution system. ये हमारे पास feeders हैं SC और SA, radiating from the distribution substation. Supply power to the distributors. These are the distributors. Supply power to the distributors AB, BC, CD and AD, and these are actually the consumers. These are actually the servicemen, और servicemen के through consumers supply ले लेते हैं in distributors से. 3-phase 4-wire system. No consumer is given direct connection from the feeders. किसी कंज्यूमर को फीडर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया जाता. इंस्टेड द कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू देयर सर्विसमैन. जो 3-phase 4-wire सिस्टम आती है दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो कंज्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ देयर सर्विसमैन. So this was the layout of a typical AC supply scheme. We have the generating station, we have the transmission system, we have the distribution system. Remember that जरूरी नहीं है कि एक सप्लाई स्कीम में हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन भी हो, सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी हो, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो. इट इज पॉसिबल कि हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, सेकेंडरी ट्रांसमिशन ना हो, या ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास एक पावर हाउस है वो डायरेक्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हो. लाइक वो जनरेशन 11 केवी पे करता है, तो अगर लोड करीब है तो डायरेक्ट 11 केवी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है. वी हैव द 11 केवी फीडर और फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है. सो ये मैंडेटरी या ये नेसेसरी या ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये सारा ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक सप्लाई स्कीम में अवेलेबल हो. We may have the primary transmission, but we may not have the secondary transmission. We may have the secondary transmission, but we may not have the primary transmission. सही है. तो एक सप्लाई स्कीम में ये सारे भी हो सकते हैं और इसमें कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते. सो ये याद रखें. सो actually it depends upon the location of substations. It depends upon the layout of the supply scheme. कि उसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा. सही है. सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें सो ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन भी हो और सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी हो. सो दिस वाज अबाउट द typical AC supply scheme. If you have any questions, kindly note them down and you can send them to me. Thank you.